Let us further start, friends, regarding right of members to copy of audited financial statement, section 136 of Companies Act 2013. तो राइट ऑफ मेंबर्स यानी किसका राइट रहता है कि कंपनीज के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस किस को मिलना चाहिए, राइट किस किस को मिलना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ हु आर एंटाइटल्ड A copy of financial statements which are laid before the company in its general meeting, जिसको AGM बोलते हैं, every member of the company, member मतलब शेयर होल्डर्स, यस एवरी शेयर होल्डर, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के मेंबर है उनको मिलेगा। तो एवरी ट्रस्टी फॉर डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एनी डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, यानी अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं तो डिबेंचर होल्डर को भी ये मिलना चाहिए, उस ट्रस्टी को भी मिलना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी मतलब एक अगर कंपनी में डिबेंचर होल्डर है तो उनका एक हेड उसके अंदर फॉर्म होता है, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी बैठता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या होता है, वो ये देखता है कि कंपनी जो परफॉर्म कर रही है, बराबर कर रही है, कंपनी डिबेंचर होल्डर को टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, कंपनी ने डिबेंचर तो इशू किया है तो प्रॉपरली चार्जेस वगैरह एसेट्स पे क्रिएट करके रखा हुआ है, टाइम टू टाइम वो अपडेट कर रही है वगैरह, उनका अलग डिटेल्स है वो, इसलिए उनको भी देना पड़ेगा। टू ऑल पर्सन अदर देन मेंबर और ट्रस्टी बीइंग अ पर्सन सो एंटाइटल्ड, अगर कोई भी पर्सन अगर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव करने के लिए हकदार बनता है, दैट इज एंटाइटल्ड होता है, तो उनको भी ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल बैंक जब लोन देती है तो उसमें भी एक क्लॉज लिखा होता है कि उसको भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। वो मेंबर है नहीं, ट्रस्टी है नहीं, फिर भी उसे मिलेगा, क्यों? वो ही वाज एंटाइटल्ड। ओके, सो एंड इसमें लिखा है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिलेगा ही, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी एनेक्स्ड और अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एनेक्स्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सभी कुछ अटैच हो जाएगा इसके अंदर। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सेंड टू नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द मीटिंग, यानी ये जो नोटिस होती है एजीएम की नोटिस, उसके अंदर ये सब चीजें होती है। एजीएम का आपको नोटिस मिला होगा कभी भी, जिसको भी नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूँ। एजीएम का नोटिस के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर ये सभी चीज अटैच होती है, यानी एजीएम का नोटिस होता है, उसके अंदर अटेंडेंस स्लिप होता है, उसके अंदर सारे डिटेल्स होते हैं, यानी ये सब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, सारे एनेक्चर सब कुछ होता है उसके अंदर। सभी को 21 डेज पहले मिल जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है 21 डेज, नॉट लेस देन 21 डेज, मतलब एटलीस्ट 21 डेज पहले आपको देना पड़ेगा, 21 डेज से कम नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनको एडिशनल कंडीशंस भी लगेगा। वो एडिशनल कंडीशन क्या है? द अबव प्रोविजन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लाइड विद, ये अबव कंडीशंस, ये डीमिंग फिक्शन प्रोविजंस है। क्या बोल रहा है? If the copies of documents are made available for inspection at the registered office during the working hours for a period of 21 days before the date of meeting, चलेगा। उनके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर अगर वो अवेलेबल रखा जाए, यानी ये अबव प्रोविजंस, ये सभी मेंबर्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आकर ये सारे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो भी इन कंपनी के मेंबर्स है, उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग ये प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं तो उनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट कंटेनिंग अ साइलेंट फीचर्स इन फॉर्म AOC 3। तो AOC 3 क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। AOC 3 वो होता है अकाउंट ऑफ कंपनीज फॉर्म नंबर 3, जिसके अंदर साइलेंट फीचर लिखा होता है कंपनी का, कि उसका खुद का स्टैंड अलोन कितना नेटवर्थ है, इक्विटी पोर्शन कितना है, सब्सिडरीज का कितना है वगैरह, वो सब लिखा होता है। is sent to every member of the company, every trustee, debenture holder, सब कुछ। Statement is to be sent not less than, ये भी 21 days पहले ही देना पड़ेगा। A company shall allow every member, every trustee, debenture holder to inspect audited financial statements during the business hour at its registered office। Registered office में उसका इंस्पेक्शन करने के लिए ओपन रखेंगे। तो क्या आपको पता चला कौन कौन एंटाइटल्ड है? सारे कंपनी के मेंबर एंटाइटल्ड है, ट्रस्टीज एंटाइटल्ड है, डिबेंचर ट्रस्टी मतलब उसके होल्डर, डिबेंचर होल्डर और कोई भी पर्सन जो एंटाइटल किया गया है, सभी को ये सब मिल जाना चाहिए। सिंपल है। इसमें कुछ नोटिस आया हुआ है, ये कुछ आया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्या है ये? वाइट नोटिफिकेशन
dated 5th June 2015, the companies under Section 8. ये Section 8 कंपनी कौन सा है? नॉन प्रॉफिट कंपनी। पुराने एक्ट में, माने ओल्ड एक्ट में 1956 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 25 कंपनीज बोलते थे इसको। अभी नया एक्ट है तो उसके सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं, जिसको नॉन प्रॉफिट कंपनी भी बोला जाता है। उनको 21 डेज की जगह 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ये सब सेम रहेगा, एक सेक्शन 8 कंपनीज को ये सारे प्रोविजन सेम रहेंगे, सिवाय कि ये 21 डेज होगा वो 14 डेज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस, और लिखा हुआ है मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सर्टेन केसेस इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सच पब्लिक कंपनीज व्हिच हैव नेटवर्थ ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी सेंट। देखो ये बहुत ध्यान रखिए, ये अंडरलाइन करके रख दीजिए आप अपने नोटबुक में, अपने स्टडी मटेरियल में ये पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, और समरी नोट में भी आप लिख सकते हैं। मैनर ऑफ सर्कुलेशन कौन से कंपनी को? सारे लिस्टेड कंपनीज को तो ये कंपलसरी है, लिस्टेड कंपनीज के लिए क्राइटेरिया नहीं है, लिस्टेड कंपनी को ये तो कंपलसरी अप्लाई हो जाएगा। और पब्लिक कंपनी जिनका ये क्राइटेरिया है, यानी जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चाहे तो सेंड कर सकती है बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू सच मेंबर्स whose shareholding is in dematerialized form, whose email ID are registered with the depository of communication purpose, for communication purpose। इन सारे मेंबर्स को अगर उनका ईमेल आईडी अवेलेबल है तो उनको इस ईमेल से भेज सकते हैं। उनको ये फायदा दिया गया हुआ है, उनको एक वन टाइप ऑफ ये मतलब बेनिफिट दिया है कि ईमेल से वो लोग सेंड कर सकते हैं। मगर ईमेल से सेंड करने का क्राइटेरिया क्या है? जो शेयर होल्डर जिनका डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है और जिनका ईमेल आईडी डिपोजिटरीज के साथ रजिस्टर्ड है। मगर ये बात तो समझ में नहीं आई कि ये तो पब्लिक कंपनीज जो है, जो अनलिस्टेड है, तो उनको क्या, उनको कैसे ईमेल आईडी से भेज सकते हैं? तो उनको ये वाला डिपोजिटरी का कंडीशन नहीं लगता है। अगर कंपनी के पास उस शेयर होल्डर का ईमेल आईडी है तो उन शेयर होल्डर के ईमेल आईडी में दे सकते हैं। लिस्टेड कंपनीज के लिए डिपोजिटरीज होंगे, तो डिपोजिटरी के पास हमारा ईमेल आईडी होगा उनके पास, तो वो लोग ईमेल से भी भेज सकते हैं। बट शेयर होल्डिंग इज हेल्ड अदरवाइज देन बाय डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म टू सच मेंबर्स हु हैव पॉजिटिवली कंसेंटेड इन राइटिंग फॉर रिसीविंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। या तो फिर उसका कोई डिपोजिटरी के पास ईमेल आईडी नहीं है, उसका पास शेयर डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी नहीं है, उसके पास शेयर सर्टिफिकेट है पुराना जमाने जैसे पेपर में, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में। अगर उसने एक लेटर लिख के दिया कंपनी को भाई कि आई वांट टू रिसीव the notice of AGM and all the annexure attachment to those through email करके वो एक लेटर साइन करके कंपनी को दे देगा तो भी चलेगा, उसको भी ईमेल से मिल सकता है। by dispatch of physical copies through any recognized mode of delivery as per section 20 of the act in all, मतलब वो रिकग्नाइज मोड में से भी भेज सकते हैं, पोस्टल के थ्रू भी भेज सकते हैं, फिजिकल भेजना है तो भेज सकते हैं। आजकल फिजिकल इससे ज़्यादा ईमेल में आ जाता है। लिस्टेड कंपनी शैल ऑल्सो प्लेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS इनटू द वेबसाइट। आजकल सारे कंपनी के, मोस्टली सभी कंपनी के तो वेबसाइट होते हैं, तो कंपनीज के वेबसाइट के अंदर ये एनुअल स्टेटमेंट्स भी होता ही है। कोई भी कंपनी का आप उठा के देखेंगे, कोई भी कंपनी का अगर आप देखेंगे तो उसका वेबसाइट के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो है उसके अंदर डाउनलोडेबल रहता है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सिडरीज के बारे में कुछ कहा है इसके अंदर, एवरी कंपनी हैविंग सब्सिडरी और सब्सिडरीज शाल प्लेस सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सब्सिडरी ऑन इट्स वेबसाइट। इनके लिए स्पेशल है कि उनको सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स अलग से रखने होंगे और ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में अलग से उनके वेबसाइट में रखने होंगे। इफ एनी प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल इन ईच सब्सिडरी टू एनी शेयर होल्डर्स कंपनी। इसका मतलब ये है, अगर कोई शेयर होल्डर पूछता है, मांगता है कि मुझे ये सब्सिडरी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, तो उसको भी देना पड़ेगा। और ये भी कुछ नया आया हुआ है, बोल्ड पोर्शन में जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है
कि दिस सबसेक्शन of section 136 shall apply to Nidhi companies in case of member who do not individually or jointly hold shares of more than 1000 rupees in face value or more than 1% of the total paid up share capital whichever is lower. ये कंडीशन आप याद रख सकते हैं, यानी जिनके पास 1000 रुपीज से कम के फेस वैल्यू के शेयर्स हैं या 1% टोटल पेड अप कैपिटल का 1% से भी कम है, दोनों में जो भी कम है, इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन इफ एन इंटीमेशन इज सेंट बाय पब्लिक नोटिस. इसका मतलब न्यूज़पेपर में अगर नोटिस दिया होगा, न्यूज़पेपर के कॉलम, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिक नोटिस का एक पूरा सेक्शन आता है, इसके अंदर कंपनीज अपने एजीएम के बारे में पब्लिक नोटिस इशू करती है कि ये कंपनी का एजीएम इस दिन को होने वाला है, ऐसा करके इशू करती है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द निधि कंपनी. जो भी डेट, टाइम, वेन्यू वगैरह सब उसके अंदर लिखा होना चाहिए, बस वगैरह वही लिखा हुआ है इसके अंदर. निधि कंपनीज को एक स्पेशली एक चीज दिया हुआ है, ये निधि कंपनी ही नहीं, ये ऊपर वाली कंपनी भी कर सकती है, यानी अदर देन निधि कंपनी भी कर सकती है. जनरली करते हैं ये सारे कंपनीज मोस्टली. कंट्रावेंशन, अगर ये अबाउ ये जो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करने की जो बात है, यानी किसी को कॉपीज नहीं मिली, कंपनी को देनी चाहिए थी, ईमेल में भी नहीं दिया, ना ही फिजिकली दिया, तो क्या होगा, उसको लिए भी कंट्रावेंशन है. आप अपने समरी नोट्स में लिख सकते हो. कंट्रावेंशन रिगार्डिंग फेलियर टू सप्लाई और गिव कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्सन हुम आर एंटाइटल्ड, लिख सकते हैं आप. इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड तो कंपनी शैल बी लायबल 25,000 rupees penalty and every officer shall be liable to penalty of 5,000 rupees. बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर. इसमें कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है, जस्ट एक फाइन दिया है. ओके, एक सर्कुलर भी इसमें अटैच किया लगता है, वेट सर्कुलर, जनरल सर्कुलर नंबर 11/2015. Clarification was issued by MCA regards to circulation and filing of financial statements. It has been clarified that the company holding general meeting after giving shorter notice as provided in section 101 of the Act may also circulate financial statements to यानी ब्रैकेट में लिखा टू बी लेड कंसिडर्ड इन सेम जनरल मीटिंग एट सच शॉर्टर नोटिस. मतलब क्या बोल रहे हैं, वो लोग भी सर्कुलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट शॉर्टर नोटिस, अगर उन्होंने कंडीशंस सेक्शन 101 के हिसाब से जो कंडीशन है वो भी उनको फॉलो करना पड़ेगा. इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रिवेलेंट इन द कंट्री ऑफ incorporation and which does not get accounts audited, the holding or parent Indian may place or file such unaudited accounts to comply with the requirements of section 136 and 137 as applicable. Further, the format of accounts of foreign subsidiaries should be as far as possible if in accordance with the requirements of the Company Act. अगर पॉसिबल हो तो उनको इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से मेंटेन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना पड़ेगा. in this case it is not possible a statement indicating the reasons for deviation will be placed filed along with such accounts. बस वही लिखा हुआ, आप रीड कर सकते हैं. ये सर्कुलर भी इशू किया हुआ है. तो हो गया ये हमारा पॉइंट, किन किन को मिल सकता है. जनरली इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टूडेंट जनरली लिख सकते हैं, इट इज वेरी इजी. अभी नया पॉइंट डिस्कस करते हैं, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल विद आरओसी. अभी रजिस्ट्रार को भी फाइल करना पड़ेगा. आपने एजीएम कंडक्ट कर लिया, एजीएम खत्म हो गया, उसके बाद क्या, एजीएम एक बार खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या करना होता है, सभी लोग ने अपने ऑफिस में आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग एनुअल रिटर्न्स फाइल किए होंगे कंपनी के, बस उनको वही करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है आरओसी को. सेक्शन 137 भी उसी के बारे में बोल रहा है. सेक्शन 137 आरओसी का फाइलिंग के बारे में बात कर रहा है. Filing of financial statements. A copy of financial statements including
consolidated financial statement if any along with all the documents which are required to be attached to such financial statement under this act. मतलब जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटेड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये एओसी फॉर्म 3, ये वगैरह सब कुछ अटैच करके एजीएम खत्म होने के विदिन 30 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग शैल फाइल ये एनुअल रिटर्न्स विद आरओसी. बराबर, आरओसी को फाइल करेंगे. सभी को पता, सब लोग फाइल किए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ. अगर नहीं किया होगा तो ये आप समझ लीजिए कि उनको फाइल करना पड़ता है. स्पेसिफिक फॉर्म आता है, एओसी जो फॉर्म्स है उसके अंदर आपको फाइल करना होता है विदिन 30 days के अंदर. एज पर रूल 3 ऑफ कंपनीज, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सेसिबल रिपोर्टिंग लैंग्वेज रूल्स 2015. XBRL आपने सुना होगा. XBRL क्या होता है? XBRL फाइलिंग होता है, वो करना पड़ता है कंपनीज को. उसके रिलेटेड भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है. जिन भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1/4/2014 के बाद यानी 1 अप्रैल 2014 के बाद स्टार्ट हो रहा है, उनको XBRL टैक्सोनॉमी के हिसाब से भी एक फाइल करना पड़ेगा. XBRL टैक्सोनॉमी के हिसाब से किस किस को फाइल करना पड़ेगा? सारे लिस्टेड कंपनी को. ऑल कंपनी लिस्टेड विद एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, नॉट ओनली लिस्टेड कंपनीज, उसके सारे सब्सिडरी को भी XBRL फाइलिंग करना पड़ेगा. या तो फिर अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है मगर कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, या तो फिर कंपनी की एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस उससे ज़्यादा है. अंडरलाइन करके रख दीजिए, समरी नोट्स में ये पॉइंट बना दीजिए कि व्हेन इज XBRL टू बी फाइल्ड, क्वेश्चन मार्क. नीचे एक पॉइंट लिख दीजिए, कंपनीज commencing their financial year on or after 1/4/2014 is required to file using XBRL taxonomy, namely all listed companies and their subsidiaries. लिख दीजिए शॉर्ट पॉइंट में. सेकंड पॉइंट, all companies having PSC शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और अबव, टर्नओवर 100 करोड़ और अबव, लिख दिया आपने. ऑल कंपनीज विच वर हियर टू कवर्ड अंडर कंपनीज रूल्स 2011, प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन भी दिया हुआ, उसके अंदर प्रोवाइजो दिया हुआ. कंपनीज इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर सेक्टर एंड NBFC आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम XBRL फाइलिंग. समरी नोट्स में एक और पॉइंट बना दीजिए, एग्जेम्पशन, एक्सेप्शंस भी लिख सकते हो, एक्सेप्शंस टू XBRL फाइलिंग. उसमें लिस्ट कर दीजिए बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पावर कंपनी यानी पावर सेक्टर और NBFC. ये एक्सेप्शंस है, इनको फाइल करने की जरूरत नहीं है. हो गया, आपने समरी नोट्स बना लिया है ऐसा मैं मान रहा हूँ. आगे बढ़ते हुए, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडॉप्टेड, क्या करेंगे? मतलब एजीएम कंडक्ट हुआ मगर एजीएम में क्या होता है, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी रखते हैं, ले डाउन करते हैं, उसको हम एडॉप्ट करते हैं बाय पासिंग द रिजोल्यूशन. बराबर, मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास करके उसको हम पास कर देते हैं. 51% वोट मिल गया तो पास हो जाता है एजीएम. ओके, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से पास कर लेते हैं. अगर पास नहीं किया तो एडॉप्ट नहीं हुआ, पास नहीं किया तो एडॉप्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी कंडीशंस दिया हुआ है. क्या दिया हुआ? वर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एडॉप्टेड एट एजीएम और एट द एडजर्न एजीएम. मतलब अगर एजीएम कंडक्ट करते हैं तो अगर एजीएम पूरा नहीं होता तो क्या होता है, वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पे उसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग. उसको हम एडजर्न मीटिंग बोलते हैं, एडजर्न एजीएम भी बोलते हैं उसको. Such unadopted financial statement along with the required document shall be filed with ROC within 30 days of the AGM. हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुए फिर भी हमें फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 days
उसके अंदर साथ में आपको ये भी लिखना होगा, रजिस्टर शैल टेक दिस records as provisional till the financial statements with him after their adoption in the adjourned general meeting for that purpose. उसका मतलब क्या हुआ? एडॉप्ट नहीं हुआ, बराबर, एजीएम कंडक्ट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडॉप्ट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? विद इन 30 डेज आरओसी में फाइल कर दीजिए। वो जो फाइलिंग आपने किया है वो रजिस्ट्रार उसे प्रोविजनल फाइलिंग बोलेगा। क्या बोलेगा? प्रोविजनल फाइलिंग, उसे फाइनल नहीं होगा। एक बार आपने फाइनल कर दिया एडजर्न मीटिंग में तो वो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आप उसे फाइनली इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडॉप्टेड इन द एडजर्न एजीएम देन दे शैल फाइल द रजिस्टर विद इन 30 डेज ऑफ सच एडजर्न मीटिंग। एक बार फाइनली एक्सेप्ट कर लिया तो विद इन 30 डेज के अंदर आप फाइनल वाला जो भी स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप आरओसी में फाइल कर सकते हैं विद एडिशनल फीस जो भी है उसके साथ। इसमें दिया हुआ फाइलिंग बाय 1% कंपनी। 1% कंपनी में एक डायरेक्टर होता है। अ कंपनी इन विच अ कंपनी 1% कंपनी शैल फाइल कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स अलोंग विद द डॉक्यूमेंट अटैच्ड। उनके लिए टाइमिंग देखो बढ़ा के रखा हुआ है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या फर्क पड़ता है इसमें? नॉर्मल कंपनी का एजीएम कब होता है? सॉरी, मैं नॉर्मल नहीं लिख रहा हूं, कंपनीज अदर देन 1% कंपनी एजीएम कब तक होना चाहिए? एजीएम कब तक होना चाहिए? एजीएम के बारे में बोल रहा हूं। कब तक होना चाहिए? 30 सितंबर तक होना चाहिए। 30 सितंबर तक होना चाहिए। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 मंथ्स 30 डेज कितना हुआ? 180 डेज। 180 डेज होता है टाइमिंग। तो आप बोलिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है? कुछ ज़्यादा ये लोग ने घुमा फिरा के इसको 180 डेज नाम दे दिया है। 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या फर्क पड़ता है? फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होता है? अभी 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 31 मार्च को कंप्लीट होता है। 31 मार्च से लेकर 180 डेज गिनेंगे तो कितना दिन आएगा? नियर बाई सितंबर के एंड तक आ जाएगा। 180 डेज दिया हुआ है तो नियर बाई 30 सितंबर से आगे पीछे हो जाएगा। 180 डेज दिया हुआ है। ओके, तो सो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो कंपनी हैविंग सब्सिडरी का क्या करेंगे? कंपनी शैल अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू फाइल विद आरओसी attach accounts of subsidiary or subsidiaries incorporated outside India and not have established place in India। एक सर्कुलर आया हुआ है, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या सर्कुलर में क्या दिया हुआ है देखते हैं। It has also been clarified by the circular in case of foreign company which is not required to get its account audited as per the legal requirements prevalent in that country of incorporation। अगर फॉरेन कंपनी में ऐसा कुछ हमारे जैसा कंडीशन है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, which does not gets the accounts audited, the holding parent company, the holding or parent Indian may place or file such unaudited financial statements। ये सर्कुलर आपने पहले भी कहीं रीड किया है? यस, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नहीं है, ये रहा। ये सर्कुलर जो हमने रीड किया था वही यहाँ पर भी ये रिलेटेड पॉइंट में भी अपडेशन किया गया है उन्होंने, बस। यानी फॉरेन कंपनी को हो सके तो इसमें लिखा हुआ है एज फार एज पॉसिबल लिखा हुआ है, एज फार एज पॉसिबल। उसका मतलब हो सके
तो वो हमारे कंपनी सेट के हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें, ऐसा लिखा हुआ है। इन केस दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक स्टेटमेंट विद रीजंस लिखिए, क्या क्या डिविएशन हो रहा है उसके लिए। ओके, वही लिखा हुआ इसके अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग नॉट हेल्ड, अगर एजीएम नहीं हुआ तो क्या होगा, एजीएम ही नहीं हुआ, एडॉप्शन की तो बात छोड़ दो, एजीएम ही कंडक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, वर एजीएम ऑफ द कंपनी फॉर एनी ईयर हैज नॉट बीन हेल्ड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the documents required to be attached duly signed along with the statement of facts reasons for not holding the AGM shall be filed with the with the registrar within 30 days of the last date of AGM। लास्ट डेट ऑफ AGM कौन सा है, 30 सितंबर। पेनाल्टी क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पेनाल्टी भी है। पेनाल्टी, ये पेनाल्टी किसके लिए है, दिस पेनाल्टी इज फॉर AGM, यानी ये फाइलिंग आपने नहीं किया, आपने ROC को फाइल नहीं किया, टाइम पर फाइल नहीं किया, तो क्या होगा, तो ये पेनाल्टी होगा। उसके अंदर भी पेनाल्टी, देखो इसके अंदर ये सेक्शन के अंदर काफ़ी पेनाल्टीज है, काफ़ी सारे पेनाल्टीज है, इसलिए मैंने कहा है आपको समरी नोट्स ध्यान से बनाइएगा। इसके अंदर पेनाल्टी आप लिख दीजिए समरी नोट्स के अंदर, पेनाल्टी फॉर दिस प्रोविजन लिख दीजिए, यानी फाइलिंग नहीं किया तो क्या होगा पेनाल्टी, अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन ऑफ 1000 रुपीज एवरी डे, 1000 रुपीज का पेनाल्टी लगेगा एवरी डे ऑफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 30 सितंबर को फाइल करना था, आपने 30 सितंबर को फाइल नहीं किया, 10 दिन लेट फाइल किया, तो कितना पेनाल्टी होगा, 10 दिन मल्टीप्लाइड बाई 1000 रुपीज पर डे, कितना होगा, 10,000 रुपये का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक कैप है, कैप दिया हुआ है, अपर लिमिट दिया हुआ है, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा पेनाल्टी नहीं होगा, 10 लाख इज द मैक्सिमम पेनाल्टी। द मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा भी दिया हुआ है एंड, मतलब ये पेनाल्टी एंड के साथ है, मतलब ध्यान रखिए ये पेनाल्टी तो लगेगी कंपनी को, साथ में ये पेनाल्टी नीचे वाली भी साथ में लगेगी। द मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO of the company if any, and in the absence of MD, CFO or any director who is in charge by the board with the responsibility of complying the provision of this section, and in the absence of any director, all directors of the company shall be punishable with the imprisonment which may extend to 6 months। देखो डायरेक्टर को भी सजा होगा, MD, अगर कंपनी में MD है तो MD और CFO दोनों को सजा होगी, अगर MD नहीं है तो CFO को सजा होगी। CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस का हेड। अगर CFO ये भी नहीं है तो सारे डायरेक्टर को सजा होगी। उनको क्या सजा होगी, उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने की तक की सजा हो सकती है, और या तो फिर इसमें और है, या तो फिर फाइन हो सकता है नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम तक की फाइन नहीं लेंगे, मिनिमम फाइन 1 लाख होगा। सारे डायरेक्टर में से सारे डायरेक्टर को 1 लाख का फाइन तो देना पड़ेगा, विच में एक्सटेंड टू 5 लाख ऑल्सो, और दोनों सजा भी दे सकते, दोनों साथ में दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट भी देंगे, फाइन भी दे सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं समरी नोट्स के अंदर, ये 3 पॉइंट लिख दीजिए समरी नोट्स के अंदर, ये 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए पेनाल्टी, अपने समरी नोट में लिख दिया है, पेनाल्टी फॉर फेलियर टू, ये AGM कंडक्ट नहीं किया, AGM कंडक्ट नहीं किया मतलब AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडॉप्ट नहीं किया, एडॉप्ट नहीं किया तो सही, ROC में आपने रीजंस के साथ फाइल नहीं किया, ROC में फाइल करने के लिए आपने डिले किया, तो ये पेनाल्टी नीचे वाली लगेगी। कौन सी पेनाल्टी लिखिए, कंपनी को कितनी पेनाल्टी लिखिए, कंपनी अंडरलाइन कीजिए और नीचे एक बुलेट डालिए और उसमें लिखिए पनिशेबल विद 1000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम पेनाल्टी 10 लाख रुपीज। फिर दूसरा लिखिए पेनाल्टी ऑन द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उसके अंदर लिखिए MD एंड CFO। दूसरा पॉइंट लिखिए इफ नो MD नो CFO ऑल डायरेक्टर्स, उसका नीचे पनिशमेंट लिख दीजिए इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ्स, बीच में एक्सटेंड टू 6 मंथ ऐसे लिख सकते हैं। फाइन लिख दीजिए मिनिमम फाइन 1 लाख, 1 लाख से कम का फाइन नहीं देंगे, मैक्सिमम फाइन 5 लाख या तो फिर और कोर लिख दिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हुए, इंटरनल ऑडिट।
आप सभी लोग ने इंटरनल ऑडिट किया होगा, किसी ने नहीं किया भी हो सकता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट किया होगा। इंटरनल ऑडिट क्या अलग होता है? हाँ, अलग होता है। इंटरनल ऑडिट कौन करवाता है? मैनेजमेंट करवाता है। इट इज नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मगर कंपनीज एक्ट 13 जो है वो इंटरनल ऑडिट कंपलसरी करता है। इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी, सभी के लिए नहीं। इसमें नीचे लिखा हुआ ये फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज को कंपलसरी रहता है कि उन्हें इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। किसको इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा? इंटरनल ऑडिट अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में, ये सारे लिमिट्स जो है, अभी तक हमने जो भी लिमिट्स पढ़े हैं, CSR में हमने लिमिट पढ़ा था, ओके, इस इंटरनल ऑडिट में हम लिमिट पढ़ रहे हैं, काफी जगह पर हमने लिमिट्स बहुत पढ़े हैं, बहुत। अभी आगे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे लिमिट आने वाले हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का लिमिट है, वुमेन डायरेक्टर का लिमिट है, दूसरी कमिटी है इंटरनल ऑडिट कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है, बहुत सारी कमिटियां आने वाली है, नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमिटी है, सभी का भी एक लिमिट्स का लिस्ट है। तो ध्यान रखिए समरी नोट्स के अंदर आप ये पॉइंट्स काफी अच्छी तरह से एक सिंपल फॉर्म में लिख के रखिए, ताकि रिवीजन करते टाइम आपको ये काम आ जाए। इसलिए तो आप इमीडिएटली समरी नोट्स खोलिए अपने, उसके अंदर लिखना शुरू कीजिए कि कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर, लिख दीजिए। ओके, तो लिख सकते हैं द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ फर्म और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। आजकल सारे इंटरनल ऑडिटर्स में भी मास्टरी होने लगी है। अभी मेनली CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटरनल ऑडिट करवा, सभी कंपनियां आजकल इंटरनल ऑडिट करवा रही है। क्यों? इंटरनल ऑडिट करना किसका जिम्मेदारी है? अभी तो वो लॉ भी बोल रहा है इंटरनल ऑडिट करवाना है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। किस को ये एप्लीकेबल होगा इंटरनल ऑडिटर? इंटरनल ऑडिट सारे लिस्टेड कंपनी को, एवरी लिस्टेड कंपनी। आप समरी नोट में लिखते जाइए साथ साथ में, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी है, उसको इंटरनल ऑडिटर लगाना ही लगाना है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है उसको लगाना ही लगाना है। एग्जामिनेशन में जब भी पूछते हैं कि इंटरनल ऑडिट किसको लगेगा, CSR किसको लगेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो उसके अंदर लिस्टेड कंपनी आएगी ही आएगी। तो एवरी लिस्टेड कंपनी का तो नाम याद ही रख लीजिए, वो तो आएगा ही आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये नीचे का लिमिट्स इंपॉर्टेंट है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी having paid up share capital of 50 crore rupees or more during the preceding financial year। अगर preceding financial year में आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा था, 50 करोड़ रुपए से मोर, तो उनको एप्लीकेबल होगा। समरी नोट्स में प्लीज ये पॉइंट लिख दीजिए, एवरी अनलिस्टेड कंपनी हैविंग PSC, पेड अप शेयर कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए PSC, उसके सामने एक डैश डाल दीजिए, मोर देन का साइन कर दीजिए, 50 करोड़ रुपीस ऐसा लिख दीजिए। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ और मोर, टर्नओवर का भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ। देखिए इसके अंदर और लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, और लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से ABCD, इसमें से कोई भी कंडीशंस अगर क्लिक होता है तो उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। टर्नओवर का क्राइटेरिया, पेड अप शेयर कैपिटल का क्राइटेरिया खत्म हो गया, अभी टर्नओवर का क्राइटेरिया है। टर्नओवर में 200 करोड़ से ज्यादा किसका होगा तो उसको हो जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया है आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सटेंडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 100 करोड़ रुपीज अंडरलाइन करके लिख दीजिए, 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा होगा तो क्या? आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और PFI। दूसरा आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में। समरी नोट्स में लिख दिया होगा आपने, आप लोगों ने किस तरह से लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ। PSC, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स, ऐसा करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और उसके बाजू में लिमिट लिख दीजिए 50
200, 100, 25 ऐसा करके। ओके, इससे क्या होगा, आपको एक समराइज फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा। अभी एवरी प्राइवेट कंपनी को भी ये एप्लीकेबल होगा। नीचे प्राइवेट कंपनी का भी अंडरलाइन कर दीजिए, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है और जिसका लोन 100 करोड़ से ज्यादा है। बस वो दोनों ही क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स तो ले नहीं सकती, इसलिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। बी द ऑडिट कंपनी ऑफ द कंपनी, द ऑडिट कमिटी ऑफ द कंपनी और द बोर्ड shall in consultation with the internal auditor formulate the scope, functioning, periodicity और methodology, जो भी है वो सब। ये ट्रांजिशनल पीरियड है, ये आप इग्नोर कर लीजिए, कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए आया है क्योंकि नया कंपनी से आया था, तो पुराने से नए में कब ट्रांजिट करना है उसका ये प्रोविजन है, विदिन 6 मंथ्स मतलब कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। तो ये आप भूल जाइए। हु इज इंटरनल ऑडिटर, वो याद रखना होगा। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर शैल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और सच अदर प्रोफेशन एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इसमें लिखा हुआ है एक सीए हो सकता है, एक CWA भी हो सकता है, और सच अदर प्रोफेशन एज मे बी डिसाइडेड बाय, या तो और कोई भी प्रोफेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सी को ही अपॉइंट करे या कॉस्ट अकाउंटेंट को ही अपॉइंट करे, कोई भी प्रोफेशन का हो सकता है एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है सीए वेदर एंगेज इन प्रैक्टिस। अब देखिए इसके अंदर सीए जरूरी नहीं है प्रैक्टिस में होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या बाहर का कोई एक कंसल्टिंग फर्म भी हो सकती है, कंसल्टिंग कंपनी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है इसके अंदर कंसल्टिंग फर्म होना चाहिए, प्रैक्टिस में हो या नहीं हो कोई जरूरत नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसमें लिखा हुआ है इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका कंपनीज के रिलेटेड आपका अकाउंट ऑफ कंपनीज जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट होता है। सॉरी, चैप्टर नंबर 2 ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर अभी तक हमने पूरा चैप्टर यानी ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा यूनिट शुरू होता है यानी ऑडिट एंड ऑडिटर्स, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इसके बारे में समराइज करवाना चाहता हूँ इन रिलेटेड। आपने अभी तक समरी नोट्स प्रिपेयर कर दिए होंगे, या अगर नहीं किए हैं तो आप ये लेक्चर को रिवाइंड कीजिए और जहाँ जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोले उस पॉइंट को समरी नोट्स में इंक्लूड कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि समरी नोट्स में इंक्लूड करना है, गुड, इंक्लूड कर लीजिए और एक समरी नोट तैयार कर लीजिए, बिकॉज समरी नोट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ समरी नोट्स ही रीड हो सकेगा। ये पूरा ये जो 25 पेज का चैप्टर है, ये जो 25 पेज, ये आपका स्टडी मटेरियल है, ICAI का स्टडी मटेरियल है। उसके अंदर ही 24 पेज मतलब नियरली 25 पेज का एंटायर टॉपिक है। इट इज नॉट पॉसिबल 25 एक दिन पहले एग्जाम के 1 डे बिफोर ये 25 पेजेस का एक चैप्टर आप फुल फ्लेज रिवाइज, इट इज नॉट पॉसिबल किसी के लिए भी। इसमें एक में 25 नहीं है, काफी सारे इसमें टोटल ये दोनों चैप्टर को मिला के अकाउंट्स और ऑडिट को मिला के 51 पेजेस है। वो तो एक चैप्टर का 51 पेजेस है। ऐसे कितने चैप्टर है इसके अंदर? 25 चैप्टर्स है, उसके अंदर कितने पेजेस होंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स बेटर टू मेक समरी नोट्स। समरी नोट्स बनाइए। अगर आपको समरी नोट्स बनाते हैं तो इट इज मोर एंड मोर बेनिफिशियल। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चालू करेंगे ऑडिट एंड ऑडिटर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और आपको भी मजा आएगा, क्योंकि आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो बनने वाले हैं फ्यूचर में। तो हम नेक्स्ट सेशन में ऑडिट एंड ऑडिटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल सेशन यहाँ पर स्टॉप करते हैं।